गैमेट स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे वह है वाक्य के प्रकार। तो आइए हम देखते हैं कि वाक्य के प्रकार क्या हैं और वे कौन कौन से होते हैं। वाक्यों का विभाजन मुख्यतया दो आधारों पर किया जाता है। पहला है रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। इस तरह रचना और अर्थ के आधार पर वाक्यों का विभाजन किया जाता है। रचना के आधार पर वाक्यों के तीन प्रकार हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। और अर्थ के आधार पर वाक्यों के जो प्रकार हैं ये मुख्यतया 8 प्रकार के हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा है विस्मय बोधक या फिर मनोवेगात्मक वाक्य, पांचवा है आज्ञा या अनुमति सूचक वाक्य, छठा है संदेह सूचक वाक्य, सातवां है इच्छा सूचक वाक्य और आठवां है संकेत वाचक वाक्य। ये जो अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 प्रकार बताए गए हैं, इन शब्दों से ही उनकी विशेषताओं का पता चलता है। विधान सामान्य कथन, निषेध नकारात्मक कथन, प्रश्नवाचक यानी जिस वाक्य से प्रश्न का बोध हो, विस्मय वाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिससे हर्ष, घृणा, क्रोध आदि मनोभावों का, आज्ञा सूचक या अनुमति सूचक जिससे आज्ञा और अनुमति का ज्ञान हो, संदेह जिससे संदेह का पता चले, इच्छा सूचक जिससे इच्छा की बात का पता चले और संकेत वाचक ऐसे वाक्य जो संकेत देते हों। तो इस तरह से अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद किए गए हैं वे 8 प्रकार हैं। तो चलिए हम एक एक प्रकार को देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले व्याकरणिक रचना के आधार पर वाक्य जो प्रकार किए गए हैं तो उसमें पहला है सरल वाक्य। जो सरल वाक्य है इसे साधारण वाक्य भी कहा जाता है। वस्तुतः स्वतंत्र रूप से प्रयोग होने वाला जो उपवाक्य होता है वही सरल वाक्य होता है। जो सरल वाक्य होते हैं उसमें एक ही विधेय होता है। उसमें उद्देश्य एक से अधिक तो हो सकते हैं किंतु विधेय केवल एक होता है। हमने उद्देश्य और विधेय के बारे में अध्ययन करके यह जाना था कि उद्देश्य वाक्य का वह अंश होता है जिसके बारे में बात की जाती है और उद्देश्य के बारे में जो कुछ बात की जाती है वह विधेय होता है। तो यहाँ पर जो उद्देश्य है सरल वाक्यों में एक या एक से अधिक हो सकता है किंतु जो विधेय है वह एक ही होगा। और जो साधारण वाक्य हैं उनकी एक विशेषता और भी है कि साधारण वाक्यों में जो मुख्य क्रिया होती है वह केवल एक ही होती है। उदाहरण है कि राधा नाच रही है। यहाँ पर राधा जो है वो क्या है? उद्देश्य है। और नाच रही है यह विधेय है। और यह एक स्वतंत्र उपवाक्य है और यह एक सरल वाक्य है। यह अपने अर्थ के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं है। यह पूरी तरह आजाद वाक्य है या उपवाक्य है, इसलिए यह सरल वाक्य है। इसमें जो उद्देश्य है, पहले वाक्य में राधा एक उद्देश्य है और विधेय भी जो है एक है। लेकिन तो दूसरे वाक्य में जब आप देखते हैं कि सीमा और राधा
यहाँ पर उद्देश्य दो हुए, किंतु विद्यालय गए यहाँ पर विधेय एक ही है। तो दोनों ही वाक्यों में एक विधेय है। और यहाँ पर नाचना मुख्य क्रिया एक है और यहाँ पर गए एक मुख्य क्रिया है। तो सरल या साधारण वाक्यों की विशेषता होती है कि इसमें एक विधेय होता है या फिर ऐसे स्वतंत्र उपवाक्य हैं जो अपने अर्थ को पूर्ण कर देते हैं। स्वतंत्र उपवाक्य भी वाक्य हो सकते हैं। इस तरह आपने जान लिया कि सरल या साधारण वाक्य क्या होते हैं और किसे कहते हैं। वाक्य में कुछ घटक होते हैं, जैसे कर्ता, कर्म, क्रिया। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया ही यह निश्चित करती है कि वाक्य में कितने घटक होंगे। जो अकर्मक क्रिया वाले वाक्य होते हैं उनमें तो मुख्यतया दो घटक होते हैं, कर्ता और क्रिया। किंतु जो सकर्मक क्रिया वाले वाक्य होते हैं उसमें हमें तीन घटक दिखाई देते हैं, जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया। हम लोगों ने जब क्रिया का अध्ययन किया था तो उसमें सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में हमने बताया था। अकर्मक क्रिया वह क्रिया है जिसमें कर्म की संभावना ना हो या फिर क्रिया का प्रभाव या फल सीधे कर्ता पर पड़े। तो इस वाक्य में सीता रोती है, इस वाक्य में सीता जो है यह कर्ता है और रोती है। तो इस वाक्य में दो घटक हैं और यह एक साधारण वाक्य है। दूसरा वाक्य है कि पुलिस ने चोर को पकड़ा। तो इस वाक्य में तीन घटक हैं, पुलिस, कर्ता, चोर, कर्म, पकड़ा, क्रिया। तो यह भी एक सरल वाक्य है। मोहन ने सोहन को अपनी घड़ी दी। इस वाक्य में भी कर्ता, कर्म और क्रिया है। चौथा वाक्य है कि मुझे चीता आता दिखाई दिया। मुझे यह कर्ता हो गया, चीता कर्म हो गया, आता दिखाई दिया, इसमें क्रिया और क्रिया का विस्तार है। रीता प्रतिदिन स्कूल जाती है। यहाँ पर रीता जो है वह कर्ता है, स्कूल जाती है प्रतिदिन, यहाँ पर प्रतिदिन जो है यह क्रिया विशेषण हो गया। इस तरह से जो साधारण वाक्य होते हैं उनमें तीन घटक होते हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। साधारण वाक्यों की एक बात और भी होती है कि इसमें एक ही समापिका क्रिया होती है। हमने जाना था कि समापिका क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिससे वाक्य का अंत होता है। पहले वाक्य में सीता रोती है, तो रोती है एक ही क्रिया है, इसी से वाक्य समाप्त हो रहा है। इसमें पकड़ा, इसमें दी, इसमें दिखाई दिया और इसमें जाती है। ये इन वाक्यों में समापिका क्रियाएं हैं और ये क्रियाएं एक ही हैं, इसलिए यह जो है सरल वाक्य या साधारण वाक्य हुआ। तो रचना के आधार पर पहला जो वाक्य का प्रकार है वह साधारण वाक्य है। दूसरा संयुक्त वाक्य। संयुक्त शब्द से ही यह पता चलता है कि इसमें दो उपवाक्यों और ये उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य हैं और जो अपना पूर्ण अर्थ रखते हैं। इन स्वतंत्र उपवाक्यों को, जो दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, को समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जोड़ दिया जाए तो जिस वाक्य का निर्माण होता है उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। जो संयुक्त वाक्य होते हैं उनमें दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं, दोनों अपना पूर्ण अर्थ रखते हैं। जैसे आप देखिए, सीता आई एक अलग उपवाक्य है या साधारण वाक्य है,
दूसरा राधा चली गई, यह अलग उपवाक्य या स्वतंत्र उपवाक्य है और दोनों ही मुख्य उपवाक्य हैं और दोनों को जो समुच्चय बोधक, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और जोड़ रहा है, तो यह वाक्य जो हुआ यह संयुक्त वाक्य हुआ। संयुक्त वाक्य के बीच में जिस समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्ययों का प्रयोग किया जाता है वे हैं और, परंतु, किंतु, या, इसलिए, वा, तथा, अन्यथा आदि। यही समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हैं जो वाक्यों को परस्पर आपस में जोड़ देते हैं और दो उपवाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बनाते हैं और जो वाक्य बनाते हैं उन्हीं को आप संयुक्त वाक्य कहते हैं। वाक्य है आप चाय पिएंगे या कॉफी, तो इस वाक्य में या जो शब्द है यह समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है, यह दोनों को जोड़ रहा है। इसका अर्थ हुआ कि आप चाय पिएंगे, एक उपवाक्य हो गया, या आप कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, दूसरा उपवाक्य हो गया। दोनों उपवाक्यों को या जोड़ रहा है, दोनों स्वतंत्र और समान हैं, इसलिए यह वाक्य संयुक्त वाक्य हुआ। जल्दी चलिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी, इस वाक्य में अन्यथा जो शब्द है दो स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ दे रहा है, इसलिए संयुक्त वाक्य हुआ। अगला है कि मैं भी आपके साथ चलता किंतु मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो यहां पर किंतु दो स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ रहा है, तो इसलिए यह जो वाक्य किंतु के साथ बना यह संयुक्त वाक्य बना। संयुक्त वाक्यों की आप पहचान कैसे करेंगे कि कोई वाक्य संयुक्त वाक्य है? तो जिसमें पहला पहचान ये है कि जो दो उपवाक्य होंगे उन दो उपवाक्यों में दो स्वतंत्र या दोनों मुख्य उपवाक्य होंगे और जो स्वतंत्र उपवाक्य होंगे उन दोनों के बीच में समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय लगा होगा जो दोनों स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा होगा। ये जो दोनों उपवाक्य हैं ये अपने अर्थ के लिए एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं, ये अपने आप में आजाद हैं, स्वतंत्र हैं और ये पूर्ण अर्थ देते हैं। दो मिश्र वाक्यों से जोड़कर भी संयुक्त वाक्य बनाए जा सकते हैं। दो साधारण वाक्यों से जोड़ करके भी संयुक्त वाक्य बनाए जा सकते हैं। आपने समुच्चय बोधक अव्यय को पढ़ा है। समुच्चय बोधक अव्यय के जितने प्रकार होते हैं उन्हीं प्रकारों के आधार पर संयुक्त वाक्य के भी प्रकार होते हैं। तो यहां पर संक्षेप में आप देख लें कि संयोजक संयुक्त वाक्य, वियोजक संयुक्त वाक्य, विकल्प संयुक्त वाक्य, परिणाम संयुक्त वाक्य, विरोध संयुक्त वाक्य आदि होते हैं। जिस तरह समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के कई प्रकार होते हैं उस तरह से संयुक्त वाक्यों की भी पहचान की जा सकती है। तीसरा जो रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है उसे मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य या फिर जटिल वाक्य कहा जाता है। मिश्रित या जटिल वाक्य वे वाक्य हैं जिसमें एक मुख्य उपवाक्य होता है तथा एक आश्रित उपवाक्य होता है। जो आश्रित उपवाक्य होता है वह व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा मुख्य वाक्य से जुड़ा होता है तथा जो आश्रित उपवाक्य होता है, जो पराधीन उपवाक्य होता है, वह अपने अर्थ के लिए
मुख्य वाक्य पर निर्भर करता है। इस तरह से हमने देखा कि आश्रित उपवाक्य जो होते हैं वे पूर्ण अर्थ नहीं देते हैं, किंतु स्वतंत्र उपवाक्य जो होते हैं पूर्ण अर्थ देते हैं। तो मिश्र वाक्य की पहचान है कि इसमें एक मुख्य उपवाक्य होगा और दूसरा जो होगा वह आश्रित उपवाक्य होगा, और आश्रित उपवाक्य जो है वो अपने अर्थ के लिए मुख्य उपवाक्य या प्रधान उपवाक्य पर निर्भर होगा। उदाहरण है कि यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। हमने बताया कि ये जो एक स्वतंत्र और एक आश्रित उपवाक्य हैं, दोनों के बीच में व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय लगा होता है। तो यहां पर जो मुख्य वाक्य है वह है कि यदि परिश्रम करोगे। परिश्रम करने पर ही यह निर्भर है, क्या निर्भर है? उत्तीर्ण होना निर्भर है। यदि परिश्रम नहीं करोगे तो नहीं पास होगे। तो यह जो वाक्य है, इस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य है कि यदि परिश्रम करोगे, और एक आश्रित उपवाक्य है तो उत्तीर्ण हो जाओगे। तो उत्तीर्ण हो जाओगे यह अपने अर्थ के लिए परिश्रम करो पर निर्भर करता है पूरी तरह से। इसलिए यह जो वाक्य हुआ यह मिश्रित या जटिल वाक्य हुआ। हमने बताया कि जो मिश्र वाक्य है उसके मुख्य और आश्रित उपवाक्य व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े होते हैं। यहां पर हम देख लेते हैं कि व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से होते हैं, कि जो, वह, जब तब, क्योंकि, यदि, तो, जितना, जिसने, तो, उतना, जैसा, वैसा, तैसा, जहां, वहां, जिधर, उधर, अगर, यदि, जो, यद्यपि, तथापि। और एक बात मिश्र वाक्यों में पाई जाती है कि इसमें जो समापिका क्रियाएं होती हैं, यानी समापिका क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिससे वाक्य का अंत हो रहा है और वे एक ही होती हैं, किंतु मिश्र वाक्यों में ये एक से अधिक होती हैं, दो होती हैं, दो से अधिक भी हो सकती हैं। आप देखिए कि मिश्र वाक्य के कुछ उदाहरण प्राचार्य ने बताया कि कल महाविद्यालय बंद रहेगा। तो इस वाक्य में जो कि शब्द आया हुआ है यह व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है, इसलिए यह जटिल या मिश्र वाक्य हुआ। दूसरी बात कि इसमें एक प्रधान उपवाक्य है, जैसे प्राचार्य ने बताया, प्राचार्य के बताने पर ही निर्भर है कि कल महाविद्यालय में छुट्टी रहेगा, प्राचार्य का ही निर्णय है। इसलिए आश्रित उपवाक्य कल महाविद्यालय में छुट्टी रहेगा या किस पर निर्भर है? प्राचार्य पर निर्भर है। तो इसमें एक मुख्य उपवाक्य है और एक आश्रित उपवाक्य है जो कि व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह मिश्र वाक्य है। अगला वाक्य, वह मेरा भाई है जो कमरे में बैठा है। जो कमरे में बैठा या आश्रित है जो मेरा भाई है, तो जो मेरा भाई है इसमें मुख्य उपवाक्य है और जो कमरे में बैठा है वह आश्रित उपवाक्य है और इसके बीच जो लगा हुआ है, इसलिए यह मिश्र वाक्य है। जब मैं छोटा था तब मैं खूब खेलता था। जब मैं छोटा था यह मुख्य उपवाक्य है और आश्रित उपवाक्य तब मैं खूब खेलता था। छोटे होने पर ही निर्भर था कि उस समय खेल खूब होता था। अगला है कि वर्षा ना हुई तो फसल नष्ट हो जाएगी, तो इसमें तो व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय लगा हुआ है और इसमें जो मुख्य बात है वह वर्षा होने पर ही फसल का नष्ट होना या ना नष्ट होना निर्भर है। तो इस तरह से आप जान लिए कि मिश्र वाक्य क्या होते हैं। तो संक्षेप में मिश्र वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें एक मुख्य उपवाक्य और
उस पर आश्रित उपवाक्य पाए जाते हैं जो व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। जिस तरह से समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के आधार पर संयुक्त वाक्यों के कई प्रकार होते हैं, उसी तरह से व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के आधार पर भी मिश्र वाक्यों के कई प्रकार होते हैं। जो वाक्य कारण का ज्ञान कराएं, संकेत का ज्ञान कराएं, स्वरूप का ज्ञान कराएं, उद्देश्य का ज्ञान कराएं, ये जो है व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहे जाएंगे। और इनमें व्यधिकरण समुच्चय बोधक इन उपवाक्यों में लगेगा, तो इसलिए इससे निर्मित जो वाक्य होंगे वे मिश्र वाक्य कहलाएंगे। जो आश्रित उपवाक्य होते हैं, अभी हमने मुख्य उपवाक्य की बात कही जिस पर आश्रित उपवाक्य निर्भर होते हैं। अब जो आश्रित या जिसको गौण या द्वितीयक, जिनका कम महत्व होता है, ये जो उपवाक्य होते हैं वे मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला उसमें होता है संज्ञा उपवाक्य। जो संज्ञा उपवाक्य है तो वह वाक्य में संज्ञा का काम करता है। हम उपवाक्य के अंतर्गत इसका अध्ययन कर चुके हैं। उदाहरण के माध्यम से आप देखें कि मैं चाहता हूं कि तुम डॉक्टर बनो। यहां पर जो तुम डॉक्टर बनो यह संज्ञा उपवाक्य है, ये संज्ञा के स्थान पर आया हुआ है। ऐसा लगता है महंगाई कम नहीं होगी, यहां पर महंगाई कम नहीं होगी, यह संज्ञा उपवाक्य है और यह निर्भर है ऐसा लगता पर, इसलिए यह आश्रित उपवाक्य है। विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य वे उपवाक्य होते हैं जो मुख्य उपवाक्य के कर्ता या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो जिसने कार्य किया खड़ा हो जाए, तो खड़ा वही होगा जिसने कार्य किया। जिसने कार्य किया यह विशेषण उपवाक्य है। जो आदमी पढ़ाता है अध्यापक होता है, अध्यापक वही होता है जो पढ़ाता है। तो यहां पर जो पढ़ाता है विशेषण उपवाक्य है। क्रिया विशेषण उपवाक्य ऐसे उपवाक्य हैं जो वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करते हैं। जैसे जब वह आया था कुत्ते भौंक रहे थे, इसमें जो प्रधान उपवाक्य है वे कुत्ते भौंक रहे थे। अब क्रिया विशेषण यहां पर क्या हुआ, जब वह आया था, तो इसलिए यह उपवाक्य जो हुआ कि जब वह आया था वह क्या हुआ, आश्रित उपवाक्य है लेकिन क्रिया विशेषण उपवाक्य है। परीक्षाओं में अक्सर पूछ दिया जाता है कि जो सरल उपवाक्य होता है उससे आप कैसे संयुक्त वाक्य बनाएंगे, कैसे मिश्र वाक्य बनाएंगे। जो संयुक्त वाक्य होता है उससे कैसे जो है सरल वाक्य बनाएंगे और मिश्र वाक्य बनाएंगे। जो मिश्र वाक्य होता है उससे आप सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य कैसे बनाएंगे। तो उदाहरण के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य एक ही वाक्य से कैसे बनाए जा सकते हैं। पहला है कि प्रातः काल पक्षी चहचहाते हैं। इसमें एक ही समापिका क्रिया है। यह एक स्वतंत्र उपवाक्य है। यह एक सरल वाक्य है क्योंकि यह अपना पूरा अर्थ दे रहा है। इसी बात को यदि संयुक्त वाक्य में हमें बदलना है तो हमें ध्यान देना होगा कि पहले वाक्य में किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है। पहला शब्द है प्रातः काल और दूसरा है चहचहाना। यानी प्रातः काल जब होता है तभी पक्षी चहचहाते हैं। तो हमने संयुक्त वाक्य को पढ़ा है कि इसमें 2 स्वतंत्र वाक्य होते हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, दोनों एक दूसरे से आजाद होते हैं, दोनों अपने आप में पूर्ण अर्थ व्यक्त करते हैं। तो हमें बनाना होगा 2 स्वतंत्र उपवाक्य या 2 स्वतंत्र वाक्य और दोनों को समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा, और वह समुच्चय बोधक अव्यय समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होगा, उससे हम जोड़ देंगे। अब हम कहेंगे कि प्रातः हुई, एक उपवाक्य हो गया।
और पक्षी चहचहाने लगे। तो इस वाक्य में और जो शब्द है यह समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है और इस सरल वाक्य से हमने यहां पर संयुक्त वाक्य बना लिया। अब इसको हमको मिश्र वाक्य बनाना है। अब मिश्र वाक्य के लिए जो जरूरी तत्व हैं उसमें हमें एक जो है मुख्य उपवाक्य बनाना होगा और एक आश्रित उपवाक्य बनाना होगा। अब हम जानते हैं कि उसमें हमको व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग करना होगा। इस तरह समुच्चय बोधक व्यधिकरण अव्यय का प्रयोग करके हम कहेंगे कि ज्यों ही सवेरा हुआ, यानी सवेरा होने पर ही पक्षी चहचहाने लगे। तो सवेरा हुआ, ज्यों ही सवेरा हुआ पक्षी चहचहाने लगे। तो यहां सवेरा हुआ वो तो हुआ ही, लेकिन पक्षी का चहचहाना प्रातः काल पर निर्भर है, तो इसलिए यह वाक्य मिश्र वाक्य हुआ। अब एक बार फिर से सरल वाक्य से आप मिश्र वाक्य कैसे बनाएंगे? तो हमने बताया कि सरल वाक्य को पहले दो उपवाक्य बनाइए और उन दो उपवाक्यों को व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ दीजिए। जैसे परिश्रमी पुरुष सफल होते हैं, तो यहां पर यह क्या है? सरल वाक्य है। अब इसको हमको मिश्र वाक्य बनाना है सरल वाक्य को, तो इसमें दो उपवाक्य बनाने होंगे, एक मुख्य और एक आश्रित। मुख्य पर आश्रित अपने अर्थ के लिए निर्भर होगा। तो हम कहेंगे कि जो परिश्रमी होते हैं वही सफल होते हैं। तो यह वाक्य कैसा वाक्य बन गया? मिश्र वाक्य बन गया। इस तरह सरल वाक्य से हमने मिश्र वाक्य बना लिया। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनाएंगे? सबसे पहले जो सरल वाक्य होता है उसे दो स्वतंत्र उपवाक्यों में तोड़िए और समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से उसे जोड़िए। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय जो है किंतु परंतु लेकिन अगर मगर और तथा अन्यथा। तो यहां पर आप देखिए कि वह गांव जाकर बीमार पड़ गया, वह गांव गया और बीमार पड़ गया। इसमें और आपने समुच्चय बोधक अव्यय लगा दिया, तो यह सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बन गया। अब संयुक्त वाक्य है उसे मिश्र वाक्य बनाना है। तो संयुक्त उपवाक्य वाले जो वाक्य हैं, इन वाक्यों में एक को आपको मुख्य उपवाक्य बनाना होगा और दूसरे को उसका आश्रित बना देना होगा। जैसे दो स्वतंत्र उपवाक्य हैं कि नेहा आई और कोमल चली गई, तो यहां पर नेहा आई एक अलग उपवाक्य स्वतंत्र, कोमल चली गई अलग उपवाक्य जो स्वतंत्र है। इसको आप मिश्र वाक्य बनाने के लिए आप करेंगे कि ज्यों ही नेहा आई कोमल चली गई, तो यह मिश्र उपवाक्य हो गया। अब रचना के आधार पर आपने तो देख लिया कि वाक्यों के तीन प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब हम अर्थ के आधार पर देखते हैं कि वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। जो वाक्य के प्रकार होते हैं वो मुख्यतया 8 होते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य। वाचक का मतलब होता है अर्थ का ज्ञान कराने वाला, बोध कराने वाला, विधान करने वाला। इस वाक्य में जो इस तरह के वाक्य होते हैं, इन वाक्यों में किसी काम के होने की सामान्य सूचना मिलती है कि काम हो रहा है। जैसे सूर्य पूरब में निकलता है, कल मैं दिल्ली जाऊंगी। ये जो वाक्य हैं ये विधानवाचक वाक्य हैं। दूसरा निषेध। निषेध का मतलब होता है नकारात्मक, मना करना, ना होना। जिस वाक्य से काम के ना होने का ज्ञान हो, काम के ना होने का पता चले, वह निषेधवाचक वाक्य है। जैसे मैं आज नहीं खाऊंगी, वह आज विद्यालय नहीं जाएगा, या राधा नहीं नाचेगी आदि। प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं, इससे प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है,
तुम कौन हो, आप कहाँ रहते हैं, आप कब आए, ये सारे जो वाक्य हैं ये प्रश्नवाचक वाक्य हैं। विस्मयादि बोधक वाक्यों का पता आपको विस्मयादि बोधक चिन्हों से भी लगता है। इन वाक्यों से हर्ष, शोक, घृणा आदि मनोभावों का ज्ञान होता है। जैसे अरे कितना बड़ा सांप, ओह बहुत बुरा हुआ, आह कैसा दृश्य है, अच्छा तुमने खा लिया आदि। अब आज्ञा या अनुमति सूचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसपे किसी को आदेश या आज्ञा दी जाए या कोई किसी से अनुमति प्राप्त करे। जैसे आदेश दिया जा रहा, आज्ञा दिया जा रहा कि आप चुप रहिए, यहाँ से चले जाइए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, यह अनुमति सूचक हो गया। संदेहवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिससे संदेह की झलक मिले, जिससे शंका का पता चले, वे संदेहवाचक वाक्य मिलते हैं। जैसे शायद आज बारिश हो, बारिश होने की संभावना है, संदेह है, संभवतः वह आ जाए, संभवतः वह प्रधानमंत्री बन जाए। ये सारे सब जो वाक्य हैं ये सारे वाक्य संदेह सूचक वाक्य कहे जाते हैं। जो संकेतवाचक वाक्य होते हैं, जिस वाक्य से यह संकेत किया जाए कि पहली जो क्रिया होती है वह दूसरी क्रिया पर निर्भर है, यानी एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है, तो वह संकेतवाचक। जैसे वर्षा होती तो होने पर निर्भर है वर्षा के कि फसल अच्छी होती। एक क्रिया वर्षा होती में होती है और दूसरी होती, एक होती पर दूसरा होती निर्भर है। गाड़ी धीरे चलाते तो एक्सीडेंट नहीं होता, चलाना क्रिया पर जो है होता जो है यह निर्भर है। तो इसलिए यह संकेत कर रहा है, तो संकेतवाचक वाक्य यह हुआ। दूसरा या अगला इच्छा सूचक वाक्य, जिस वाक्य में इच्छा, कामना, आशा, आशीर्वाद आदि का वर्णन हो, इच्छा सूचक वाक्य कहे जाते हैं। ईश्वर आपका भला करे, हो सकता है मेरा काम बन जाए, 9 वर्ष मंगलमय हो, है ना। इसके अलावा आग्रह, बैठिए ना, या फिर प्रार्थना, हमारी रक्षा करिए, ये सारे जो है नौ वर्ष मंगलमय हो, यह जो वाक्य हैं यह इच्छा सूचक वाक्य हैं। इसके अलावा आग्रह सूचक और प्रार्थना सूचक वाक्य भी हो सकते हैं। यथा प्रसंग अर्थ के आधार पर वाक्य के और भी भेद हो सकते हैं। आग्रह सूचक वाक्यों में जैसे बैठिए ना, प्रार्थना सूचक जैसे हमारी रक्षा करिए, इस तरह से आपने देखा कि अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 प्रकार होते हैं। ये तो सामान्य रूप से रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर हमने वाक्यों का प्रकार देखा। कुछ और भी आधार हैं जिसके आधार पर भी वाक्यों के भेद किए जाते हैं। जैसे आकृति के आधार पर, अध्याहार के आधार पर और शैली के आधार पर। आकृति के आधार पर यानी भाषाओं का जो वर्गीकरण किया जाता है 2 तरह से। एक आकृति मूलक वर्गीकरण होता है, तो जो आकृति मूलक वर्गीकरण है उसके आधार पर भी वाक्य के प्रयोग की, वाक्य के भेद किए जाते हैं। यहाँ एक शब्द आया अध्याहार, तो अध्याहार का मतलब होता है किसी वाक्य में यदि कोई शब्द गायब हो जाए और उस शब्द के गायब हो जाने से भी वाक्य के अर्थ में कोई रुकावट या कोई बाधा ना पड़े, तो यह प्रक्रिया अध्याहार कहलाती है। तो पहला हम देखते हैं कि भाषा के आकृति के आधार पर जो वाक्य के वर्गीकरण किया गया वह 2 प्रकार का है। पहला योगात्मक और दूसरा है अयोगात्मक। योगात्मक का अर्थ होता है कि जिसमें मूल शब्दों में प्रत्यय या उपसर्ग जोड़ करके नए शब्द बनाए जाते हैं, या वे भाषाएं जिनके शब्दों में प्रत्यय या उपसर्ग जोड़ करके नए शब्द बनाए जाते हैं, वे योगात्मक भाषाएं कही जाती हैं। संस्कृत और हिंदी ये योगात्मक भाषाएं हैं।
योगात्मक भाषाओं में विभक्तियां भी जुड़ी होती हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, यहाँ पर ने विभक्ति जो है कर्ता के साथ जुड़ी हुई है और को विभक्ति रावण रूपी कर्म के साथ जुड़ी होती है। अयोगात्मक वाक्य ऐसे वाक्य जिसमें विभक्तियां नहीं होती हैं और शब्दों के साथ प्रत्यय और उपसर्ग जुड़ करके नए शब्दों की रचना नहीं करते हैं। जैसे चीनी भाषा है, चीनी भाषा में उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता, प्रत्ययों का प्रयोग नहीं होता है और विभक्तियों यानी कारक चिन्हों का भी प्रयोग नहीं होता है। चीनी भाषा का एक वाक्य है सेन ताड़ पा। तो सेन ताड़ पा का जो अर्थ हुआ, सेन हिंदी में सेन पा को मारता है, सेन ताड़ पा सेन पा को मारता है। अध्याहार यानी कुछ शब्द अगर वाक्य से गायब किए जाएं तो वाक्य के अर्थ में कोई बाधा नहीं पहुंचती है, तो यह प्रक्रिया अध्याहार कहलाती है। तो अध्याहार के आधार पर दो तरह के वाक्य होते हैं। एक होता है क्रियायुक्त वाक्य जिसमें क्रियाएं होती हैं, एक होता है क्रियाहीन वाक्य जिसमें क्रियाओं का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्रियायुक्त वाक्य सामान्य वाक्य जैसे मैं जा रहा हूं, यह वाक्य जो है क्रियायुक्त वाक्य है, इसमें रहा हूं क्रिया का प्रयोग किया गया है। हिंदी में क्रियाहीन वाक्यों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे अखबारों की जो सुर्खियां होती हैं कि घाटी में विस्फोट, इसमें क्रिया नहीं है। भारी भूस्खलन, तो इसमें भी क्रिया नहीं है। हिंदी में प्रयुक्त लोकोक्तियों में भी क्रियाओं का प्रायः प्रयोग नहीं किया जाता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस या संभाषण में भी क्रियाओं का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे फिर बकवास। अब जो वाक्य के वर्गीकरण का प्रकार है उसमें एक है शैली के आधार पर वाक्य प्रकार। तो शैली के आधार पर वाक्य के जो प्रकार हैं वो 4 प्रकार हैं। पहला है अनअलंकृत, ऐसी जो है ऐसे वाक्य जिसमें अलंकरण साज सज्जा और सजावट ना किया गया हो, जैसे वह विद्यालय जाता है। एक सामान्य वाक्य है, इसमें कोई अलंकरण नहीं किया गया है, इसमें शब्दों का जो है ऐसा प्रयोग नहीं किया गया है कि वाक्य से एकदम आभा निकले। दूसरा है अलंकृत वाक्य। अलंकृत वाक्य को शब्दों से जो है सजा दिया जाता है। जैसे उस भव्य प्रासाद के पास एक शीतल जल से परिपूर्ण सरोवर था, ये अलंकृत वाक्य हो गया। दूसरा या अगला समांतरित वाक्य। समांतरित का होता है कि दोनों एक दूसरे के समानांतर प्रयोग किए गए हों। जैसे जहां चाह वहां राह, यानी दो भावों का समानांतर प्रयोग किया गया हो। अगला है अवृत्त्यात्मक वाक्य। ऐसा वाक्य, अवृत्त्यात्मक वाक्य ऐसा वाक्य जो कतूहल पैदा करने के लिए रचा गया हो, जिसमें सबसे पहले अपने मुख्य उद्देश्य पर नहीं आते हैं, उसके पहले कुछ भूमिका बनाते हैं। जैसे यदि आप भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार चाहते हैं तो अमुक दल को वोट करिए। अब लास्ट में इनका उद्देश्य वोट कराना है, ना कि भ्रष्टाचार से मुक्ति। इस तरह से वाक्य के जो भी प्रकार होते हैं, जितने भी आधारों पर होते हैं, आपने अध्ययन कर लिया। धन्यवाद।